फन मैसेज एक्चुअली मैं इसे समराइज नहीं कर पाऊंगा, बट मेरा तो यही मैसेज है कि तुम खुद को मोटिवेट करते रहो पूरा 2 साल तक। काफी लोगों को मैंने देखा है कि स्टार्टिंग में एकदम मोटिवेट करते हैं कि भाई मेरे को डॉक्टर बनना है, मैं पढ़ाई करूंगा वगैरह वगैरह, और बीच में कहीं पे अपना ट्रैक खो देते हैं। सो कोई ऐसा पॉइंट, कोई चीज रखो खुद को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि बिना मोटिवेशन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एंड सेकंड थिंग यही है कि अपनी गलतियां ढूंढो और उसको सुधारने की कोशिश करो। और ये बस किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं, ये एज अ होल लाइफ में तुमको ये चीजें काम आएंगी। खुद को मोटिवेशन देना ही होता है हर चीज में, उसके बिना तुम कर नहीं सकते। और अपनी गलतियां खुद ढूंढो, किसी और को बोलना ना पड़े कि भाई तूने यहाँ गलत कर दिया था। Are exams such as the NEET possible without coaching? This is a question you must have asked yourself or you might have discussed with your friends. So, coaching ke bina, is it possible to get a good rank and to get into your dream colleges? Today, the topper that we are going to be meeting is going to share his journey and share more light on this same topic. Hi everyone, welcome to Kamalti with Toppers and Initiated by Unacademy. I'm Fiona. और आज हम जिस टॉपर से मिलने वाले हैं, उन्होंने एम्स 2019 में ऑल इंडिया रैंक 38 अचीव किया था, that too without attending a coaching. The one that I am talking about is Om Survase, and let's get on a video call right now to connect with him and get to know more about NEET preparation. Hi guys. Hi Om, how are you? घर पे हो आप? हाँ, फिलहाल लॉकडाउन की कृपा से। चलिए ग्रेट। I did get to know आप सबको you all was supposed to leave hostels, colleges से सबको घर भेज दिया गया था, right? हाँ, एग्जाम चल रही थी एक्चुअली हमारी, और उसके बीच में ही ये एपिडेमिक शुरू हो गया, सो बीच में जाना पड़ा। So I know a few of your exams आप लोग complete नहीं भी कर पाए, right? I don't think all the हाँ, exams were completed, right? या फिजियो के एग्जाम छूट गए थे, सो Okay. तो अभी भी फिलहाल ऑनलाइन में क्लासेस हो रही है या it's everything is on a standstill? एक्चुअली हम जैसे ही हमें छुट्टी दे दी उसके 2-3 दिन बाद इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए, सो हमारा सिलेबस ज्यादा लैग नहीं कर रहा। That's- Okay. तो फिलहाल क्लासेस की टाइमिंग्स क्या होती है? पहली क्लास यूजुअली सुबह 9 बजे शुरू होती है। उसके बाद हर डिपार्टमेंट अपना अलग शेड्यूल रखता है हर दिन का। कभी कभी शाम के 5 बजे तक क्लासेस हो जाती है कंटिन्यू। कभी कभी बस 9 से 10 की एक क्लास लेके छोड़ देते हैं। इट डिपेंड्स विद द डे एंड डिपार्टमेंट। Okay. So how is this entire feeling that you currently are facing right now? क्योंकि I think बहुत सारे ऐसे learners and students होते होंगे जिन्होंने online कभी भी पढ़ाई नहीं की होगी, right? And now due to the situation, a lot of them are being forced to study online. तो अभी फिलहाल since आप भी online पढ़ रहे हो, what has been your journey? Like in the past, have you ever studied online? And अगर किया है तो कब किया था, कैसे किया था? Or if not, then अभी फिलहाल what do you think? How is it helping you? आई गेस ये मेरा भी पहला ही टाइम है जब मैं ऑनलाइन लेक्चर्स कर रहा हूँ। And first of all, I found it interesting because if you are streaming live on YouTube, then you can like go back 10 seconds, 15 seconds, whatever your thing was lost, and you can get back to track on all on yourself. So I feel that bit more comfortable. Mm-hmm. But actually देखा जाए ना तो ऑनलाइन लेक्चर्स में वो फील नहीं आता जो कि तुम क्लासरूम में बैठे हुए हो ना। सो काइंड ऑफ थोड़ी देर बाद बोरिंग से हो जाते हैं, और तुम्हारे पास चांस होता है कि तुम लेक्चर्स को ऑन द स्पॉट बंद कर सकते हो। सो तुम थोड़ा सा आलस दिखा आलस आलस आ सकता है बीच में इस सब में। और सो आई थिंक ऑफलाइन लेक्चर्स आर बेटर देन ऑनलाइन, बट राइट नाउ वी डोंट हैव अ चॉइस। Exactly. So I think the best way forward is obviously to be able to be not to be technically challenged. So definitely you should know how to use the online resources, how to study Yeah, online. sure. Because technically in a world which is so there is so much uncertainty, you never know what's going to happen. So at least if you know how to do something, फिर भी उतनी difficulty नहीं आएगी because you know how to tackle it if anything goes wrong, right? So चलिए, let's get down to actually getting a little bit more about you. तो थोड़ा बहुत हमें just introduce yourself to us. ओम, कहाँ से हो आप, कौन कौन है आपकी फैमिली में? नीट एम्स जितना तो हमें पता ही है, आपने अटेम्प्ट किया होगा. Tell us a little more on your ranks and also any other exams that you attempted. Okay. So, hi guys, this is Om Survase.
I live in Parbhani. It's a district in Maharashtra, not quite famous. It's situated in Nanded. So I had done my 12th standards and 11th standard like basic learning in Latur. एक्चुअली हमारे यहाँ पे लातूर में एक जूनियर कॉलेज है लाइक हम 11th और 12th स्टैंडर्ड के हाई स्कूल को जूनियर कॉलेज बोलते हैं. सो यूजुअली लोगों का कहना है कि वहां पर ज्यादा अच्छा सिखाते हैं. उसका नाम है राजश्री शाहू महाविद्यालय. सो एक्चुअली मैंने वहाँ के सारे क्लासेस अटेंड किए थे 11 12 के लिए. और वहाँ के प्रिंसिपल एक्चुअली बच्चों में टैलेंट वगैरह देख के उनको उस अनुसार फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे. और हमारे टीचर्स ने भी काफी ज्यादा हमको ऐसा सपोर्ट किया है और अच्छा खासा सिखाया है. सो मैं बेसिक्स जो है पूरे मैंने 11 12 के सारे क्लासेस अटेंड करके किए. यू नो व्हाट, अगर तुमको कोई बड़ा गोल करना है like getting a good rank in NEET and AIMS like national level के entrance exams, you need to have your basic foundations very clear. So मेरे पूरे बेसिक्स वहां से मैंने क्लियर किए. एंड मैं अगर यहाँ हूँ तो मैं उनको इसका श्रेय देना चाहूंगा. और उसके बाद जो होता है कि ओके हाँ, तो ये प्रोसीजर के बारे में तो हम बाद में बोलेंगे, मैं अपने बारे में पहले बता देता हूँ. सो मैं लातूर में अपना 11th और 12th स्टैंडर्ड का पूरा पढ़ाई किया हूँ. और मेरे फैमिली में मैं और मेरा एक भाई है. और मेरे दोनों पेरेंट्स जो है वो डॉक्टर्स हैं. एंड और उनके जो अब तक का पूरा प्रोफेशनल कोर्स रहा है और उनकी जो लाइफ रही है वो देख के मैं और मेरा भाई दोनों इंस्पायर हुए और हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों इसी फील्ड में जाएंगे. So that's why I had decided in 12th to take biology instead of maths and take this field. And exams के बारे में? हाँ या सो मैंने तीनों एग्जाम्स दिए थे, नीट एम्स और जिपमर. तो नीट में मेरा रैंक था AR 82, एम्स में था AR 38 और जिपमर में AR 69. Yeah. And in तीनों एग्जाम्स को छोड़ के भी any other KVPI कुछ scholarships and all लोग ने आपने कुछ पार्टिसिपेट किया था? या लाइक मैंने KVPI की एग्जाम दी थी तो उसमें भी मैं सेकंड लेवल जहाँ पे इंटरव्यू होता है वहां तक सेलेक्ट हो गया था. और उसके अलावा मैंने ओलंपियाड्स भी दी थी बट मैंने उसके सेकंड लेवल के लिए सेलेक्ट हो गया था बट मैं गया नहीं वो अटेंड करने के लिए क्योंकि मुझे कहा गया था कि तू तेरे मेन गोल पे फोकस कर लाइक नीट और एम्स पे. और इसको छोड़ के भी काफी मतलब ओलंपियाड्स और लाइक डीपर बोल के एग्जाम होती है यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट में, ऐसे दिए थे मैंने बाकी एग्जाम साइड लाइन में भी. चलिए, that's great. So, एक चीज, since you already mentioned that your parents are also doctors, एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी because a lot of learners also write to us. उनका ये मानना होता है कि usually अगर family में आपके parents भी doctors है, then it's really a very smooth sail for all of you and it's very easy ये सब exams में because आप लोगों को बहुत ज्यादा Okay. support मिल जाती है. Right? ये this is what they generally feel. तो Okay, इसमें आप क्या कहोगे उन सबको and especially if ones who are from very economically backward families जिनके maybe mom dad have not even gone to school but still they are striving to prepare for something like this, उनके लिए आप क्या कहोगे? बेसिक मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपके फैमिली में कोई है इस फील्ड से रिलेटेड तो उसे एटलीस्ट पता होता है इस प्रोसेस के बारे में और लाइक वो जानता है कि इस टाइम पे क्या करना सही हो सकता है आगे के लाइफ के लिए. लाइक उनको पता होता है कि MBBS लोगे तो आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं. सो उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया था कि भाई ये डिसीजन सही रहेगा तेरा मेडिकल फील्ड लेने का. और अपने को एक बेसिक वो नॉलेज देते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्योंकि वो खुद उस फेज में से जा चुके हैं. जिनके पेरेंट्स को इस बारे में पता नहीं होता उनके लिए एक चैलेंज तो होता है कि सबसे पहले जानना कि ये करना जरूरी क्यों है. लाइक अगर तुम्हें मोटिवेशन ना हो उस चीज का तो हम मतलब आगे नहीं बढ़ सकते उस चीज में. सो उनको एक गाइडेंस चाहिए होता है कि MBBS में ये होता है. सबसे पहले उनको दिखाना मतलब आई गेस कि सबको अब पता ही होगा ही कि डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है, ज्यादा लाइक बाकी अबाउट द स्टैंडर्ड्स ही होती है बाकी नॉर्मल लाइफ से. सो आई गेस कि जब अगर बाकियों को गाइडेंस मिले कि ऐसा होता है और हमें ये ट्रैक फॉलो करना होता है सो दैट वुड बी बेटर. तो आप क्या सजेस्ट करोगे if say for example I am someone I don't have anyone in my family who can help me with guidance and all of that but I really want to reach AIMS Delhi one day, तो मुझे क्या करना चाहिए? Like who should I reach out to? What should I be reading extra to get more information? आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको?
एकेडमिक कोर्सेज में तो सबसे जरूरी होता है कि अपने टीचर्स का गाइडेंस हमारे पास होना चाहिए। लाइक इनफैक्ट जो हमारे स्कूल के टीचर्स भी होते हैं 10th तक, अगर वो हमें ये अगर वो हमारे में वो इच्छा डेवलप कर दे कि तुमको कुछ लाइफ में बड़ा करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर कुछ बिजनेस करना है, फिर जो भी हो, कुछ बड़े ड्रीम करना सिखाए, तो वही होता है एक बेसिक स्टार्ट किसी किसी के भी लाइफ का। और वही हमें मोटिवेट करता है अगले 2 साल मेहनत करने के लिए, क्योंकि अगर तुमको डॉक्टर बना है, तुमको 2 साल बहुत घिस घिस के मेहनत करनी पड़ती है। लाइक लाइफ के बाकी सारे एस्पेक्ट्स तुमको थोड़े से स्टैंड बाय पे रखने पड़ते हैं और पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। Great. So I think Om ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी point बताई है for all of you. So even if you don't have someone in your immediate family to help you or guide you in this examination, and आपको लगता है कि that might be a setback for you, you should not feel scared about that, because आसपास के अपने ही school teachers से बातें कीजिए, या अगर around you there are some other teachers who are giving tuitions and all of that, you can always have a talk with them, because they might have seen a lot of learners like you preparing for the similar examinations. तो उनकी seniority and experience को use करते हुए you can definitely get a lot of guidance, and you can obviously read up or even on different magazines and all of that, and definitely आपको enough information मिल जाता है. Great. So Om, now let's quickly get on to your entire journey, right? हम 11 and 12 2 सालों की journey के बारे में बात करेंगे. तो हमें ये तो समझ में आ गया that your parents were basically your main source of motivation. They were the reason why you also wanted to get into this profession. तो अब हमें बताइए, from 11 you started your preparation or that? एक्चुअली मैंने कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं किया था, राइट? 11 से मैंने स्टार्ट किया था, एकदम फ्रेश स्टार्ट। एंड एक्चुअली कैसा है कि मेरी जो होम सिटी है परभनी, वहाँ पे इतने मतलब एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं थे, सो मैं लातूर शिफ्ट हो गया था। और एक्चुअली मैंने मेरे पेरेंट्स को कहा था कि मुझे जो है आप मतलब अभी इंडिपेंडेंट रहने का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। सो मैंने एक्चुअली हॉस्टल में रहा था 11-12 में भी। Okay. तो आप पेरेंट्स को अपनी फैमिली से दूर रह रहे थे? हाँ, फैमिली से दूर रहा था। सो मैंने काफी सारे वो एक्सपीरियंस भी मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। मैंने उससे भी काफी सारे चीजें सीखे, लाइक अपने प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करने होते हैं, और कि बाकी लोगों के साथ रिलेशंस कैसे मेंटेन करे वगैरह। एंड आई गेस इट हैज अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर एकेडमिक लाइफ आल्सो। सो इसकी वजह से मुझे एकेडमिक स्ट्रेसेस कैसे हैंडल करने हैं और हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन कैसे निकालना है, ये सीखा मैं। ना कि हर बार अगर अपने कोई प्रॉब्लम आए तो उसके ऊपर सिर्फ रोते रहो, या फिर मतलब बस कोसो खुद को कि ऐसा क्यों हुआ होगा। उससे अच्छा उसको सॉल्व कैसे करना है, ये मैंने अपने बाकी मतलब लाइफ के बाकी एस्पेक्ट से भी सीखा। सो आई गेस वो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरी जर्नी का, जो कि मेंशन करना चाहिए। So I think बहुत ही सही करेक्ट चीज कही आपने कि no doubt when you start living on your own, it gives you you know a sense of independence. At the same time it makes you very responsible, because हर चीज के लिए responsible आप ही हो। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सुबह नहीं उठ पाया क्योंकि मम्मी ने नहीं उठाया था। So you know आज मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरा भाई मुझे परेशान कर रहा था। So you cannot give excuses. The excuses are something that are not there anymore, and you are completely dependent on yourself. तो आगे चल के भी whatever good you do is totally you know based on your effort. तो अभी because हमें already पता है ओम कि आप कोचिंग तो नहीं जा रहे थे, because most of the kids जो कोचिंग जा रहे थे उनका almost 6 to 7 hours in a day used to go away in the centers. तो आप हमें थोड़ा बहुत first let's talk about class 11. तो आप हमें थोड़ा बताइए कि आपकी डेली जो शेड्यूल रहती थी, टाइम टेबल, वो अराउंड कैसे होती थी? Like when do you feel your mind was most active? रात को आपको पढ़ना अच्छा लगता था या सवेरे? और अगर सवेरे पढ़ते थे तो कितने बजे तक उठ जाते थे, और पूरा दिन का आपका शेड्यूल कैसा रहता था? तो एक्चुअली मेरा कैसा होता था कि मैं जो कॉलेज में आता था, जूनियर कॉलेज में, सो मैं स्टार्टिंग में उसके लेक्चर सुबह 7 बजे से शुरू हो जाते थे,
और फिर ऑलमोस्ट 2 बजे तक चलते थे, सो मैं वो पूरे अटेंड करता था। उसके बाद घर आने के बाद मैं अपना खुद का शेड्यूल बनाता था। अभी जो मैंने पढ़ा है वो मेरे को कंप्लीट करना है घर पे आने के बाद, वो मेरे को बुक्स में से पढ़ना है। जो टीचर्स बेसिक फाउंडेशन दे रहे हैं वो मेरे को बुक्स में से पढ़ना है, उसको डेवलप करना है। एक्चुअली मैंने मेरे पूरे 2 साल में एमसीक्यूज छुड़ाने पे ज्यादा फोकस नहीं किया। आई यूज टू डिपेंड मोर ऑन द कंसेप्ट, तो मैंने कंसेप्ट बिल्डअप करना शुरू किया। अगर मुझे ये बुक में से समझ में नहीं आ रहा तो मैं दूसरी बुक रेफर करूंगा, बस कंसेप्ट पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बुक में लूंगा, जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक ही कोई बुक ले लेते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए और वो पूरी कंप्लीट कर देते हैं। मेरा ऐसा था कि अगर मुझे, मैं कंसेप्ट के लिए बुक्स लेता था, अगर मुझे यहाँ से नहीं समझ रहा तो मैं दूसरे बुक से थोड़ा सा पढ़ूंगा और फिर तीसरे से पढ़ूंगा, ऐसा कुछ, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो मैंने कोई बुक ऐसा खुद को ये नहीं किया कंपलसरी कि कोई बुक कंप्लीट करो। इस वजह से मेरे पास काफी अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन थी और ये मेरे को काफी काम आई बाद में। एंड सो उसके बाद फिर मेरा टारगेट यही था कि जो मुझे सुबह सिखाया गया है वो मेरे को रात तक कंप्लीट करना है। और तो अगर तुम दो बजे रोज का रोज तक कंप्लीट कर रहे हो तो आपने कहा था 2 बजे तक क्लासेस होती थी, 2 से आप या वापस रूम में आ जाते थे। फिर वहां से यू यूज्ड टू डिसाइड व्हाट द प्लान विल बी फॉर स्टडीज। या उसके बाद अराउंड कितने घंटे और आप पढ़ते थे? ऐसा मेरा कोई डेली में फिक्स नहीं रखता था इतने घंटे पढ़ना है, मेरा बस ये था कि जितना सिखाया है उतना पढ़ना है। सो कभी कभी ज्यादा टाइम लगता था, कभी कभी कम टाइम लगता था। सो बस ऑन रोज का एन रोज पढ़ना एवरेज है अगर मैं बस। पूछूं, ऑन एन एवरेज कितना हो जाता था ऑन अ डेली ऑन बेसिस? एन एवरेज देखा जाए तो दिन के आई गेस 3 to 4 आवर्स थे मेरे सेल्फ स्टडी के स्टार्टिंग के फेजेस में। और जैसे जैसे एंड में बढ़ते गया मैं 12th के लास्ट टाइम्स में, तो तब तो पूरा सेल्फ स्टडी पे ही डिपेंडेंट था। 14 आवर्स अ डे भी हो जाता था कभी कभी, बट वो एंड एंड में जरूरी होता है। स्टार्टिंग में मेरा यही था कि रोज का रोज करना है, क्योंकि अपनी नॉलेज फ्रेश होती है और उसको बिल्डअप करना इजी होता है। और इस तरह से तुम अगले दिन भी ऐसा फील नहीं करोगे कि तुम कहीं लैग हो रहे हो, तुम अपने मतलब उस लेवल तक मेंटेन रहोगे। सो मैंने यही फॉलो किया कि एक वीकली शेड्यूल बनाना है कि वीक के एंड तक मेरा ये सब खत्म हो जाना चाहिए। और मैंने संडेज रिजर्व रखे थे। संडे को मेरा कोई प्लान नहीं था पढ़ने का, मैं संडेज को यूजुअली अपने हॉबीज परस्यू करता था। भले ही मैं अपनी पढ़ाई काफी करता था, बट फिर भी मैंने क्रिकेट मेरे को पसंद था, तो मैं संडे एकदम रिजर्व रखा था क्रिकेट खेलने के लिए और बाद में मूवीज देखने के लिए। सो संडे रिफ्रेशमेंट की तरह था मेरे आई थिंक आप ऐसे पहले टॉपर हो गए जिनको मैं सुन रही हूँ जो एक लिए। शायद। जैसे कहते हैं ऑन द 7th डे ही टुक रेस्ट। तो 6 दिन आप पढ़ाई हाँ, करते थे, 7वें दिन फॉर योर एक्टिविटीज। सो दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग, इट हेल्प्स यू कीप अ बैलेंस। सो हाँ, एंड इट ऐसा था यू लुक कि फॉरवर्ड फॉर संडेज। तो हाँ वही संडे के लिए फिर तुम मेहनत करते हो पूरा वीक भर, और फिर मंडे को ऐसा लगता है कि चलो अब रिफ्रेश न्यू स्टार्ट हो गई अपनी। सो इस वजह से मैंने संडे का अपना जो प्लान था वो कभी तोड़ा नहीं। संडे को मैं अपना कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट चालू रखता था। और ऊपर से जब तुम संडे फ्री रखते हो ना, तो ऐसा होता है कि तुम्हारा वीक में अगर कुछ छूट गया हो पढ़ना, तो तुम संडे को कवर कर सकते हो थोड़ा सा टाइम देके। So हाँ that's good. I think it addresses the questions जो हमारे learners के होते हैं. First of all कि कितने complete revisions होने चाहिए, जो आपने बता दिया 4 आपने किया था. You also mentioned कि 11, 12, like if I see it as per your strategy, आपने 11, 12 को as separate syllabus नहीं देखा था, one combined syllabus देखा था, and you tried to attempt कि October, November तक आपकी दोनों ही complete हो जाए while you were preparing on your own. And जैसे कि आपने कहा 12 में one of the major things which you were trying to look into was all your weak areas, and या जितना भी हो सके ज्यादा टाइम अपने weak areas को देना for the that was a strategy at least for 12, right? या श्योर। So ये तो चलिए आपने 11 and 12 के बारे में हमें बता दिया what was the course of action that you took. Tell us, since you were preparing on your own, एक question जो मैं आपको पूछना चाहूंगी is over these 2 years when you were preparing also, maybe if you can just share with all the other learners ki were there any challenges that you faced, and was it even once that you felt that oh no shayad self preparation is not the correct thing to do, maybe I lost out, shayad mujhe coaching join kar lena chahiye tha, ऐसी feeling कभी भी आई थी? And if not, also any other challenges that you felt? चैलेंजेस तो आए थे काफी 2 साल के प्रिपरेशन में। सो बेसिक एक चैलेंज था जो शायद हर कोई फेस करता है कि यार इतना क्यों पढूं मैं। ऐसा होता है कि पूरा मतलब बाकी सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, आपके बैचमेट्स टेंथ में जो थे वगैरह, और आप बस पढ़ाई में पूरा टाइम डाल रहे हो। तो वो टाइम पे खुद को समझाना होता है कि भाई ठीक है, ये 2 साल इंपॉर्टेंट है तेरे लाइफ के, इसमें तू कितनी मेहनत करेगा, इसके ऊपर से तेरा आगे की लाइफ मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मेरे पापा हमेशा कहते थे कि ये टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ है, ये 2 साल तू किस तरह यूटिलाइज करेगा उसके ऊपर तेरे आगे की पूरी लाइफ डिपेंडेंट है।
तो मैंने खुद को मोटिवेट करते रहा कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, इसका फायदा मेरे को बाद में होगा। सो इस तरह फिर मैंने अपना मतलब खुद को फोकस्ड रखा। उसके बाद बाकी जो प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइक काफी लोग बोलते हैं कि बाकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मत होना, लाइक स्पोर्ट्स में मत होना, कल्चरल में मत होना। मैंने उसमें भी काफी इन्वॉल्व हो गया था, और ये मेरे को मतलब 11th में कोई प्रॉब्लम नहीं था। एंड एंड में फिर मेरा क्या हो गया कि पढ़ाई पे फिर कम ध्यान लग रहा था उसके वजह से। फिर मैंने वो टाइम पे डिसाइड किया कि मैं कंप्लीटली सोशली आइसोलेट हो जाऊंगा। सो एट सम टाइम्स यू हैव टू टेक अ हार्ड डिसीजन। सो वो टाइम भी मेरे लिए काफी मुश्किल था डिसाइड करने के लिए। So और that's actually a very good way to put it across, and it just shows us the real picture. Ki maybe जब self prepare भी करते हैं, there are the challenges that come in. हम्म, But then again, जैसे कि आपने कहा, it's a very good motivation जो आपके dad ने आपको समझाया था, that these 2 years of your life definitely shape up and decide your future. So that's a tip for all our learners and also aspirants of this or any other examination. Preparation जो phase होता है आपका, don't take it as something which is a difficult stage or the worst period of your life. Try to think about it more as an investment. आप इसमें invest कर रहे हो अभी, so that आगे जाके you get the returns. Right? तो चलिए ओम, आपने हमें 11 and 12 के बारे में तो बता दिया. Now let's take up subject-wise strategies, because I'm sure हमारे सारे learners would be wanting to know that. But before I move on to the subjects, I want to do one separate thing with you first. That is जो हमारे इस बार की NEET 2020 के aspirants है. You must have also heard the news that there is a delay happening in the exams. The exams have been या postponed. तो बहुत सारे लोगों का अभी some are happy maybe जिनके शायद जिनका revision complete नहीं हुआ था. Some are sad because they feel that they just wanted to finish it off with. So इस situation में से if you would have been right now, what would you think, how would you deal with it, and what would you be doing in this extra 1.5 month that you have? आई गेस ये पहली बात तो काफी डीमोरलाइजिंग है कि तुम इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे इसके लिए और अब ये शिफ्ट हो गया। और क्योंकि अब मोस्टली सब लोग अपने घर पे ही होंगे, कोचिंग सेंटर्स में जो थे वो भी अपने घर पे होंगे, तो वो जो फोर्स होता है ना तुमको मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं खो गया होता है लोगों का। सो ये टाइम पे मेन बात यही रहेगी कि पढ़ाई से ज्यादा दूर मत हो। रोज अपना जो है एक डेली शेड्यूल रखो या फिर टाइम टेबल रखो कि मुझे ये पढ़ना है वगैरह, और पढ़ते रहो ताकि तुम्हारी वो आदत ना छूटे पढ़ने की जो तुमने अब तक डेवलप की थी। क्योंकि अगर तुम ये टाइम पे ढीले पड़ गए तो आगे तुमको मुश्किल जाएगा, क्योंकि मोस्टली तो अब यही होगा कि लॉकडाउन खत्म होते ही जल्द ही कोई एग्जाम वो रख देंगे, तो फिर वो टाइम पे तुम कवर नहीं कर पाओगे। सो ये टाइम को एज अ ब्लेसिंग सोचो कि तुम्हें ज्यादा टाइम मिला है, और इसको यूटिलाइज करो अपने वीकनेसेस ढूंढने में और उनको क्लियर करने में। इस टाइम पे बस ढीले मत पड़ना, वरना वो काफी हानिकारक होगा। एंड ऐसी कोई एक चीज जो ओम, जो अभी जैसे कि अभी 1 month, इफ वी टेक इट फॉर इवन से 1 month, व्हाट वुड बी समथिंग जो आप यू वुड मेक श्योर कि ऑन अ डेली बेसिस यू आर डूइंग? ऑन अ डेली बेसिस आई गेस कि मैं तो बस यही रखूंगा कि कुछ टारगेट रखूं डेली बेसिस के ऊपर। मतलब कुछ तो पढ़ना है यार, लाइक इस टाइप का ऐसा बस। ऐसा कोई टारगेट रखते हैं आप कि हर दिन मैं इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करूंगा, या ये टॉपिक को मैं कंप्लीट करूंगा क्योंकि इतने मैं हाँ, एक्चुअली मेरा पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग था। मैं एमसीक्यू सॉल्विंग पे ज्यादा विश्वास नहीं रखता था, मैं बस कंसेप्ट्स के पीछे गया था। टाइम? लाइक इनफैक्ट मैंने नीट के लिए जेई के बुक्स भी पढ़े थे, बट उस टाइम को मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, बट मैं कंसेप्ट में गया था, मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट था। एंड एंड में हाँ मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए कुछ, और वो टाइम पे मेरा कुछ ऐसा फोकस नहीं था कि इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस जितने मेरे को सेटिस्फैक्टरी लग रहे Nice. चलिए, हैं। great. So अब let's move on to the actual subject wise preparation. तो या सबसे पहले बात तो मुझे ये बताइए, तीनों सब्जेक्ट में से आपकी फेवरेट कौन सी है? मेरी फेवरेट फिजिक्स थी एक्चुअली। और Okay. अभी वो छूट गई इसलिए मुझे काफी बुरा लगता है। और एमबीबीएस में नहीं है फिर। फिजिक्स में आपकी स्कोर क्या आई थी नीट में? 175 आई थी। Great. And that is completely with self preparation. So a great job at it. So physics आपकी फेवरेट थी, 175 on 180 in NEET. तो चलिए let's have a discussion about your preparation strategy for physics. हमारे learners को अगर आप बता सके कि physics को आपने कैसे tackle किया था, what was your plan around physics, कि इसको कैसे पढ़ना है, कौन से ऐसे टॉपिक्स थे शायद फिजिक्स में जो आपको पर्सनली चैलेंजिंग लगे थे, या you would if basically if you had to suggest the learners कि कौन से वाले टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो because questions ज्यादा tricky आते हैं वहां से, what would be those things that you would want to say along with the books and resources जो आपने यूज किए थे?
ओके, सो फिजिक्स के लिए एक्चुअली मैं तो इसको 2 फेजेस में बांट दिया था फिजिक्स की स्टडी। स्टार्टिंग में जब तुमको सिखा रहे होते हैं क्लासेस में, तो वो टाइम पे तुमको कंसेप्ट समझना है। लोग क्या करते हैं कि भाई सिखा रहे क्लासेस में अभी तुम लोगों को, और तुम उसी दिन क्वेश्चन सॉल्व करने का अटेम्प्ट करते हो। अगर तुमको वो कंसेप्ट ही पता नहीं है तो तुम क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ नहीं कर रहे, बस रट्टा मार रहे हो। तो उस कंसेप्ट को समझो। मैंने फिजिक्स को जिस तरह देखा, लाइक हर सब्जेक्ट जो होता है बस 2 या 3 बेसिक कंसेप्ट होते हैं, उसी के ऊपर होता है हर टॉपिक, सॉरी, फिजिक्स में। सो 2 या 3 बेसिक कंसेप्ट होते हैं, बाकी सब उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो अगर तुम समझ लेते हो कि वो क्या बताना चाह रहा है और उसको किस तरह मॉडिफाई करते हैं लोग क्वेश्चंस में, तो तुम अपने आप कितने भी ट्रिकी या चैलेंजिंग क्वेश्चन हो तुम उसको सॉल्व कर लेते हो। सो बेसिकली तो मैंने कंसेप्ट पे ध्यान दिया, और उसके बाद जो होता है कि तुम स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ो। स्टार्टिंग में जो होते हैं, लाइक मैं जेई के क्वेश्चन पेपर्स जब देखे थे, तो लाइक उनका सॉल्विंग मटेरियल, तो उसमें ऐसा होता है कि लेवल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेवल 2, लेवल 3 वगैरह। सो आई सजेस्ट कि लेवल 2 और लेवल, सबसे पहले लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर तुमको अगर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि मेरे को आ रहा है, फिर लेवल 3 पे जाओ। उसके बाद आगे के लेवल का तुम सोच सकते हो, बट वो एंड के लिए रिजर्व रखो, तब तक तुम कोई और सब्जेक्ट भी कवर कर सकते हो। सो आई सजेस्ट कि सबसे पहले तो तुम कंसेप्ट समझ लो, उसके बिना एमसीक्यू सॉल्विंग पे बिल्कुल मत जाओ। और उसके बाद एमसीक्यू सॉल्विंग ग्रेजुअली अप लेवल बढ़ाओ। बस उसी टाइप के क्वेश्चन बार बार मत सॉल्व करो। लाइक ऐसा होता है फिजिक्स में कि एक ही टाइप के क्वेश्चन होता है, बस उसकी वैल्यूज चेंज कर देते हैं और 17 क्वेश्चन बना लेते हैं वो लोग। तो इस टाइप के 17 क्वेश्चन सॉल्व करने के जगह तुम 17 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे तुम्हारा ज्यादा फायदा होगा। ये सजेस्ट करूंगा मैं। ओके। एंड मेनली बुक्स एंड रिसोर्सेज क्या यूज किए थे आपने फिजिक्स के लिए? क्योंकि यू डिड टेल अस दैट आपने थोड़े बहुत जेई के बुक्स भी रेफर किए थे, सो या बट फिजिक्स के हाँ, लिए आई वोंट सजेस्ट जेई के बुक्स तुम बाकी लोग भी पढ़े, क्योंकि वो तो बस ऐसे ही मेरा इंटरेस्ट है इसलिए मैं पढ़ रहा था। फिर भी वो जानना चाहेंगे कि आपने क्या पढ़ा। या तो फिजिक्स के लिए आई वुड से कि स्टार्टिंग के फेजेस में एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें कंसेप्ट काफी अच्छा दिया है। एंड में बिल्कुल मत पढ़ना एनसीईआरटी, क्योंकि वो बस कंफ्यूज कर देगा एंड में। और लाइक एनसीईआरटी के पेजेस के ऊपर सोचना पड़ता है, मेरे को तो लाइक 2 पेजेस को भी आधा घंटा लग जाता था। तो इसीलिए स्टार्टिंग के, अगर तुम जस्ट अभी 11th में आए हो तो फिर आई सजेस्ट कि एनसीईआरटी तुम पढ़ो। उसके बाद फिर कंसेप्ट के लेयर से एच सी वर्मा या फिर जो एलन के ये होते हैं ना, टेस्ट नहीं, एलन के शायद डीएलपी टाइप कुछ होता है, छोटे से बुकलेट्स आते हैं, तो मैंने उसमें से भी काफी चीजें रेफर किए थे। और कंसेप्ट होने के बाद फिर सॉल्व करने के लिए तुम कोई भी बुक यूज कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली उनमें मैटर तो सेम ही होता है। जो मेन बुक्स है लाइक मॉडर्न एबीसी है, ए टू जेड है, और सिंगेज है। तो इनमें से तुम कोई भी यूज कर सकते हो, बस अपना वो मतलब। आपने मेंशन किया था कि एमसीक्यूज की लेवल बढ़ाते रहना, तो हाँ बिल्कुल। इसके लिए भी आपने क्या डिफरेंट बुक्स यूज किए थे? क्योंकि हर बुक का लेवल थोड़ा डिफरेंट रहता है। हाँ एक्चुअली बिल्कुल, स्टार्टिंग में फिर मैंने खुद ने मॉडर्न एबीसी यूज की थी, A to Z, उसका A to Z वाला वर्जन था। सो उसमें फिर मैं स्टार्टिंग के लेवल 1 क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं, सो मैं उसको छोड़ देता था। लेवल 2 और लेवल 3 सॉल्व कर लेता था, उसमें भी कुछ ही सॉल्व करता था, सब नहीं। फिर मेरे को लगा कि ठीक है, मुझे अब आ रहा है, तो फिर उसके बाद मैं सोचता था कि जेई के क्वेश्चन सॉल्व करके देखूं मैं। सो इस तरह फिर मैंने अपनी लेवल बढ़ाई, और फिर मेरे को लगा कि ये चैप्टर हो गया है, फिर मैं छोड़ देता था उसको, फिर अगला चैप्टर, इस तरह गया। ओके, तो चलिए अभी एक एग्जांपल के साथ जानते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच वी डू विद एवरीवन। तो अगर सपोज कि आप फिजिक्स में ही कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, सपोज आज अगर आप वो टॉपिक पढ़ने वाले होते, सो व्हाट वुड बी योर प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग दैट टॉपिक? मतलब पहले आप क्या एनसीईआरटी खोलते, फिर एनसीईआरटी के बाद क्वेश्चन देखते, गो टू अनदर बुक, व्हाटएवर वुड बी योर प्रोसेस टू गो अबाउट विद अ टॉपिक? सोचिए एक ब्रांड न्यू टॉपिक यू आर लर्निंग टुडे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये करता कि मुझे जो सुबह क्लास में सिखाया है उसके मैं नोट्स, एक्चुअली मेरे को ये आदत थी कि जो भी क्लास में सिखा रहे हैं मैं उसकी ऑन द स्पॉट नोट्स बनाता था। तो मैं घर पे आके वो नोट्स पढ़ूंगा, फिर मैं समझूंगा कि मतलब फिर मैं देखूंगा इसमें से कौन से टॉपिक्स, मतलब मेनली कौन से टॉपिक्स इन्वॉल्व किए और उनका बेसिक क्या था, वो मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा। उसके बाद अगर मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं कोई और बुक रेफर करूंगा, लाइक एनसीईआरटी कर सकता हूँ या फिर वो एच सी वर्मा कर सकता हूँ। फिर जिस वक्त मुझे लग रहा है कि ठीक है मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुका है, उसके बाद मैं कोई एमसीक्यू वाली बुक लूंगा और जस्ट लेवल 2 लेवल 3 क्वेश्चन थोड़े से सॉल्व करूंगा, लाइक 20-25 सॉल्व करूंगा। फिर उसके बाद मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल गया तो फिर मैं चैप्टर बंद कर दूंगा या फिर और सॉल्व करूंगा थोड़े से। ये था मेरा प्रोसेस। That's great. Thank you. I think हमारे learners जो comment कर रहे हैं, they'll be happy with this because उनको हर एक टॉपर का ये भी समझना होता है कि how would they proceed with a particular topic if they would have been preparing. तो चलिए ये तो फिजिक्स की बात हो गई, अब रहता है केमिस्ट्री एंड बायो। दोनों में से which one would you like to pick?
केमिस्ट्री मेरा सबसे अनफेवरेट सब्जेक्ट था, सो मैं उसके ऊपर बोलना चाहूंगा पहले। ओके, पहले तो हमें बताइए केमिस्ट्री में आपका कितना आया था नीट में? एक्चुअली मैंने कवर काफी अच्छा कर लिया था, सो आई गेस मेरा 170 आया था आउट ऑफ 180 दैट्स केमिस्ट्री। दैट्स So let's discuss about chemistry. क्या थी आपकी strategy, books and resources, and all three sections के लिए, and what would be your tips for it? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि वो फिजिक्स की तरह एकदम सिंपल नहीं था, उसमें काफी एक्सेप्शंस वगैरह होते हैं, और ये मतलब हर किसी के दिमाग पे ज्यादा ही लोड होता होगा एक्सेप्शंस वगैरह केमिस्ट्री का, हर कोई उसको हेट ही करता होगा। सो मैंने स्टार्टिंग में मतलब केमिस्ट्री मुझे काफी मुश्किल जा रहा था समझने के लिए, कंसेप्ट वाइज ही। तो फिर मैंने एंड एंड में क्या किया कि मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स बाजू को रख दिए, कि मैं बोला पहले तो इस केमिस्ट्री को खत्म करूंगा मैं। फिर मैं केमिस्ट्री के हर चैप्टर को, सबसे पहले तो केमिस्ट्री के जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है और ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, उसके लिए एनसीईआरटी तुम काफी, अगर एनसीईआरटी पूरी कर रहे हो तुम, तो वो काफी सही रहेगा। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी कोई बुक में से नॉलेज लेने से ज्यादा। सो मैंने एनसीईआरटी के लिए, सो मैंने केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस किया, उसको काफी मतलब बहुत ज्यादा रीडिंग्स दिया मैंने केमिस्ट्री के लिए। फिर उसके बाद मुझे कहा कंसेप्ट पे थोड़ा सा ऐसा होल्ड आ गया, ऐसा लग रहा था। और मीनवाइल फिर क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। तो क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर तुम कोई भी बुक ले रहे हो तो उसमें काफी मुश्किल क्वेश्चंस दिए होते हैं वो पहले वाले पार्ट में। सो फिर ये तुमको डिप्रेस कर देता है। तो फिर मैंने एक दिन जस्ट सोचा कि देखते हैं क्वेश्चन पेपर्स में कैसा होता है, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्चुअली केमिस्ट्री के काफी इजी होते हैं, तो इसने मेरे को ऐसा मतलब दिलासा दिलाया कि ठीक है, केमिस्ट्री कर सकता है, तू अच्छे खासा कवर कर सकता है। Confidence की boost आ गई। हाँ, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया काफी हद तक मेरा। फिर एक्चुअली जो सब्जेक्ट तुमको मुश्किल जा रहा है, तो उसके लिए बेसिकली तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो तुम उस स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा मतलब मेहनत कर सकते हो, कि ठीक है शायद इनको ये वाले पॉइंट्स काफी ज्यादा पसंद है, तो वो पॉइंट्स तुम ज्यादा पढ़ लो, ताकि फिर तुम्हारे मार्क्स देने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैंने केमिस्ट्री को इसी तरह किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, उसमें से कौन से पॉइंट्स उनको अच्छे लगते हैं वो पढ़ो, और जो पॉइंट्स मुझे मुश्किल जा रहे हैं उसको ज्यादा टाइम दो। तो इस तरह मैंने केमिस्ट्री कवर किया। Okay. आपने कहा कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए स्पेशली एनसीईआरटी पे ही फोकस किया था आपने हाँ हाँ, फिजिक्स। बिल्कुल। लाइक इनऑर्गेनिक तो अब तक का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा कि कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो बाहर से पूछा है नीट में, तो एटलीस्ट एम्स में पूछ लेते हैं, उसके लिए तुमको थोड़ा सा ज्यादा करनी पड़ती है मेहनत। बट अगर नीट के लिए पढ़ रहे हो तो इनऑर्गेनिक कंप्लीटली तुम एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट रह सकते हो, इट्स सफिशिएंट। और ऑर्गेनिक के लिए भी मोस्टली एनसीईआरटी कर लेते हैं, उसके ऊपर कुछ बेसिक चीजें तुमको मिल जाती है दूसरे बुक्स में। सो आई विल सजेस्ट कि केमिस्ट्री के लिए अगर तुम पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक के लिए, तो डीएलपी मटेरियल जो है ना एलन का, वो आई गेस बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें काफी शॉर्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है। और बाकी बुक्स में काफी बड़ा लिख देते हैं, काफी ज्यादा अननेसेसरी वाले रिएक्शंस डाल देते हैं। सो आई गेस उसके लिए तो वही बुक सही रहेगी। एंड सेकेंडली फिर फिजिकल केमिस्ट्री इज मोर लाइक फिजिक्स, सो उसके लिए तुम जितना कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हो उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो टैकल इट। एक चीज जो आई वांट टू नो फ्रॉम यू, जैसे कि अभी आपने मेंशन कर दिया रिएक्शन, अ लॉट ऑफ आवर लर्नर्स हैव इवन मेंशन दिस कि ये रिएक्शंस क्योंकि इतने सारे होते हैं याद करने के लिए, हाँ व्हिच इज व्हाई इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मग अप एवरीथिंग, और नॉट इवन मग अप, टू इवन बेसिकली मेमोराइज एवरीथिंग। या इसको भी आपको डेफिनेटली चैलेंजेस तो आई होगी, तो हाउ डू यू कोप अप विद इट, एंड हाउ डू लाइक बेसिकली इफ यू कुड शेयर योर टिप्स ऑन हाउ डू यू मैनेज टू रिमेंबर दीस? मैंने यही फॉर्मूला यूज किया था मोस्टली, कि तुम जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतना ज्यादा तुमको याद रहेगा। सो मेमोराइज करने के लिए तुम ज्यादा रीडिंग्स दो, यही मैं सजेस्ट करूंगा। एंड सेकेंडली, और तुम कोई टेक्निक्स यूज कर सकते हो खुद के डेवलप किए हुए, अगर तुमको याद रखना है तो। मैंने केमिस्ट्री के लिए ये किया था कि एक चार्ट बनाया था, कोई अल्कोहल का ले लो, आरओएच का चार्ट बनाया था। उसके सामने फिर एरोस बनाए थे कि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा ये बनेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा ये बनेगा। सो इस टाइप का मैंने एक चार्ट पे पूरा उसको समराइज कर दिया था, एक ही चार्ट पे पूरे चैप्टर को। सो इस वजह से मेरे को एंड में काफी मतलब वो मेमोराइज करने के लिए काफी काम आया। सो तो इस आई तरह तुम थिंक अब हमारे सारे लर्नर्स ये मगर कमेंट करने वाले हैं कि उस चार्ट की पिक्चर हमें भी दिखा दीजिए। तो अगर ओके, आपके पास अभी भी वो चार्ट हो तो एक स्क्रीनशॉट भेज देना, वी विल डेफिनेटली शो इट टू आवर लर्नर्स टू, बिकॉज़ ढूंढना दे डोंट पड़ेगा वो नाउ तो। सी इट। हाँ, सो आई गेस जहाँ पे तुमको मगअप करने मुश्किल जा रहा है, वहाँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमेशा काम आता है। मैंने तो यही यूज किया था हर बार। ट्रू। चलिए, Yeah. बिकॉज आई थिंक यस आप ब्रेन्स डू टेंड टू ग्राफिकली अगर हम कुछ देखते हैं, विजुअल कुछ हाँ देखते हाँ हैं, दैट स्टेज मोर इन द मेमोरी देन व्हाट वी हाँ। रीड। तो ये तो केमिस्ट्री होगी, अब लेट्स गो टू द फाइनल व्हिच इज बायो। नीट में ऑब्वियसली वी नो इट फॉर्म्स अ वेरी बिग पार्ट, हम्म। सो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट बायो की प्रिपरेशन आपकी कैसी रही?
फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से कि बायोलॉजी जो है ये तीनों सब्जेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और अगर तुमको नीट में क्वालिफाई होना है सो बायो में अच्छे मार्क्स लाना तो मस्ट है, एक दैट्स अ मस्ट। आई गेस कि हर किसी को बायो में 300 प्लस स्कोर लाने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर दैट आई सजेस्ट कि बायो में तो बस तुम एनसीईआरटी पे फोकस करो। मेन हर कोई कहता भी है, हर कोई जानता भी है कि बायोलॉजी मोस्टली 75% या 80% तो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं या फिर मोस्टली 90% एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, बस कुछ क्वेश्चंस को बाहर से पूछ लेते हैं। तो तुम एनसीईआरटी जितना अच्छा पढ़ोगे उतना तुम्हारे लिए सही रहेगा। उसके बाद बायोलॉजी में चीजें होती है मेमोराइज करनी, वो एक डिफिकल्ट टास्क होता है। सो बेसिकली तुम जितनी ज्यादा रीडिंग करोगे उतना तुमको समझ में आएगा कि तुम्हें कौन सी चीज है जो याद नहीं रहती, क्योंकि पढ़ते पढ़ते लगता है ना ठीक है ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, अरे ये तो देखा ही नहीं। तो ये चीजें तुमको लग रही है जो ये तो देखा ही नहीं, उन चीजों को तुम नोट कर लो कहीं पे। मैंने यही किया था कि जो भी न्यूमेरिकल डेटा होता है या फिर कोई स्पेसिफिक नाम होता है जो मेरे को याद नहीं रहता, तो मैंने उसको नोट कर लिया था चार्ट्स के ऊपर। ऐसे मैंने कुछ तो अराउंड 60 चार्ट्स बनाए थे और मैंने सब दीवार पे चिपका दिए थे, तो मेरे रूम की एक दीवार पूरी बस बायोलॉजी के चार्ट से भरी हुई थी। और मैंने बायो के फिर जब नीट के एक दिन पहले बस वो चार्ट्स पढ़ा था बायो के लिए, क्योंकि तुम नहीं पढ़ सकते पूरे दो बुक्स एक दिन पहले। सो बायो के लिए बस जो तुमको याद नहीं रह रहा वो पढ़ लो। तो मैंने यही फॉलो किया था बायोलॉजी के लिए। और बाकी बायोलॉजी को तुम जितने ज्यादा रीडिंग्स दोगे एनसीईआरटी की उतने सही रहेगी। और बाकी बाहर का कंटेंट कहाँ से पूछ रहे हैं ये तो कुछ फिक्स नहीं है कि कहाँ से पूछ सकते हो। बायो में काफी उनको फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कितने भी हद तक पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। फिर भी तुम थोड़े से बुक्स रेफर कर सकते हो, लाइक आई से कि मैंने कोई स्पेसिफिक बुक रेफर किया नहीं था इसलिए बोल नहीं सकता। मैं कुछ जितना क्लास में सिखाया था एक्स्ट्रा वाला मैंने वही देखा था। बट फिर भी तुम थोड़ा सा बाहर का देख सकते हो अगर तुमको एम्स का टारगेट रखना है तो। अभी एम्स और नीट तो एक ही एग्जाम है, बट फिर भी अगर तुमको ज्यादा मार्क्स लाने नीट में थोड़ा सा बाहर का भी पढ़ लो, बट एनसीईआरटी को ही फोकस करो बिल्कुल। So I think that sums up the three subjects for us, and बहुत अच्छे से ही इसको explain भी कर दिया, along with the do's and don'ts that people should be following for individual subjects. अब जब ये सारी पढ़ाई हो जाती है, I think एक चीज जो रह गया है is your bio scores. मैंने नीट के लिए नहीं पूछी. What was that? मुझे एक्चुअली इतना याद नहीं आ रहा, बट इट वाज अराउंड 320। Okay, pretty great. And that is what you said. People should be aiming to get more than 300 at मोर least, देन right? 300 या। Great. तो चलिए ये तो तीनों subjects थी, and after this entire 2 years of preparation of these three subjects and building your your mental setup, your mindset and your dedication for the exam, finally exam day आ जाता है। अब exam day में बहुत लोगों के लिए different होता है, किसी के लिए बहुत ही एंग्शियस डे रहता है, किसी के लिए बिल्कुल। रिलीफ डे रहता है कि फाइनली एग्जाम आ गया। तो आपके लिए कैसा था? एंड टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट व्हाट वाज द स्ट्रेटजी फॉर द एग्जाम डे। आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करते थे एंड हाउ वुड यू मूव थ्रू सेक्शंस, एंड आल्सो लाइक कितना टाइम आप देते थे फॉर ईच सेक्शन? एक्चुअली मैं उन सेकंड टाइप में से था जो बस रिलैक्स हो गए थे कि चलो भाई एक बार का खत्म हो जाएगा। सो लाइक तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले तो मेन ये होता है कि एग्जाम यूजुअली ये लोग अराउंड दोपहर के टाइम पे रखते हैं, अराउंड 12 के आसपास रखते हैं। सो बेसिकली मैंने उस दिन कुछ पढ़ाई नहीं की थी। उस दिन तुम जितना खुद को पढ़ो पढ़ाई करोगे तुमको ऐसा लगेगा कि ठीक है ये टॉपिक छूट गया था, ये टॉपिक वीक है, तुमको बस निगेटिव चीजें याद आएंगी। और तुम निगेटिवली अगर बिल्डअप करते रहोगे तो एंग्जाइटी आखिर में तुम्हारे कुछ काम नहीं आने वाली। लोग जो सिली मिस्टेक्स की ये कंप्लेन करते हैं ना, वो बस इसी वजह से होता है कि वो ऑन दैट स्पॉट बस कुछ और ही सोच रहे होते हैं एग्जाम के टाइम पे। सो एग्जाम के टाइम पे तुम जितना चिल हो, जितना रिलैक्स्ड हो, उतना तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने आखिरी दिन कोई पढ़ाई नहीं की थी, उससे पहले की थी, उसके पहले के 3-4 दिन पढ़ाई की थी जितनी करनी थी। आखिरी दिन मैंने कुछ नहीं किया। सो तुम रिलैक्स रहने की कोशिश करो। अगर किसी को मेडिटेशन वगैरह से अच्छा फायदा होता हो तो सुबह सुबह वो कर लो। एग्जाम को जाने से पहले बस अपने माइंड के स्टेट पे देखो, क्योंकि वो 3 घंटों में तुम किस तरह तुम्हारी स्ट्रेटेजी या किस तरह तुम्हारी सोच रहेगी उसके ऊपर तुम्हारा पूरा मार्क्स डिपेंडेंट है। इसके ऊपर नहीं कि तुमने कितना पढ़ा या कितना नहीं पढ़ा, तुम कितना वहां पे लिख सकते हो, मतलब कितना वहां पे सही कर सकते हो, उसके ऊपर तुम्हारे मार्क्स है ना। सो तुम जितना चिल रहोगे, रिलैक्स रहोगे, उतना सही रहेगा। आखिरी दिन तो मत पढ़ो, मैं यही सजेस्ट करूंगा। Okay. चलिए, so you did explain कि basically what should be the kind of mindset on the exam day. अगर थोड़ा सा आप ये भी बस बता दो कि सेक्शन वाइज आपने कैसे पेपर सॉल्व किया था, कौन सा सेक्शन पहले से सॉल्व किया था, एंड लाइक हाउ कॉन्फिडेंट वर यू आफ्टर अटेम्प्टिंग द पेपर कि आपकी एक अच्छी रैंक आने वाली? ठीक है। सो सबसे पहले तो मेरा हर किसी का इंडिविजुअली डिफरेंट होता होगा टेक्निक कि किस क्वेश्चन को या फिर किस सेक्शन को पहले सॉल्व करना है।
मैं यूजुअली ऐसा करता था कि पहले बायोलॉजी कर लेता था, क्योंकि बायोलॉजी सिंपल होता है, तुमको एक तो आता है या फिर नहीं आता है। सो फिर उस टाइप से मैंने बायोलॉजी 45 मिनट्स में मैं पूरा कवर करने की कोशिश करता था। और उसके बाद मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरे को फिजिक्स ज्यादा इजी जाता था। सो मैं उसके बाद फिजिक्स लेता था, वो पूरा कवर करने की कोशिश करता था, और एंड में केमिस्ट्री करता था, ताकि अगर छूट भी गए तो मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। और फिर ये सब करने के बाद मैं हमेशा कोशिश करता था कि मेरे पास 15 to 20 मिनट्स एक्स्ट्रा बचे, सो दैट जो क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट राउंड में छोड़ दिए वो मैं बाद में अटेम्प्ट करूँ। तो लाइक मैं क्वेश्चन इस पेपर, बार की नीट पेपर में आपको कितने राउंड्स लगे होंगे? मुझे 2 ही राउंड लगे थे इस बार। लाइक मैं ऐसे करता था कि फर्स्ट राउंड में जितने तुमको मतलब देखते ही समझ रहे कि ठीक है मैं कर लूंगा, या फिर जितने को तुमको कॉन्फिडेंस है कि शायद मैंने कभी पढ़ा था शायद कर लूंगा, तो वो सब मैं फर्स्ट राउंड में सॉल्व कर देता था। उसके बाद आखिरी 15-20 मिनट्स में जो मैंने छोड़ दिए सेकंड राउंड के लिए कि शायद शायद कर लो, वो टाइप के फिर क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो इनको एक्चुअली तुम एग्जाम पेपर पे मार्क नहीं कर सकते नीट में, क्योंकि उनका कुछ होता है कि एग्जाम को वो आंसर शीट पे कुछ लिख नहीं सकते तुम लोग। तो ये सब मैंने मतलब वैसे मन में ही रख लिया था कि वैसे छोटा सा डॉट मार दिया था उसके ऊपर कि ये क्वेश्चन में करना है, ये क्वेश्चन करना है। तो लाइक और दैट वर्ड मैं मार्क 2 राउंड्स फिल निकले थे। करते थे आप, वो कैसे करते थे? उसी टाइम कर देते थे या एट दी हाँ, एंड? लाइक मैं तो उसी टाइम कर देता था, क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो हमने पहले मार्क किया है ना, आखिर में भी हम वही भरते हैं। अगर मैं समझो फर्स्ट का ए सी कर रहा हूँ, सेकंड का डी कर रहा हूँ, और बाद में भरूंगा सोच रहा हूँ, तो मैं एंड में भी वही करूंगा, सी और डी ही करूंगा। टाइम कम होता है तो टाइम पे तुम चेंजेस नहीं करते, सो मैं क्यों वहां पे और टाइम पास करो, सो मैं डायरेक्टली इसी पे मार्क कर लेता था। जी, एंड तो ये जो चॉइस होती है, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज नेगेटिव मार्किंग आल्सो, तो ये Yep. चॉइस कोई अगर जब लेता भी है, हाउ वुड यू सजेस्ट, हाउ इज दिस चॉइस टू बी टेकन कि ये क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूं या ना करूं, इफ यू आर नॉट टू श्योर अबाउट द आंसर? ओके, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि तुम ड्यूरेशन देखो कि तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लग सकता है। अगर कम टाइम लग रहा है तो तुम एक अटेम्प्ट कर सकते हो, ज्यादा टाइम लग रहा है और तुम अनश्योर भी हो तो फिर मत ही करो, बाद में के राउंड के लिए रख दो। सबसे पहले जो तुमको देखते ही समझ रहा है कि हाँ ये मेरे को पता है, उसको तो कर लो, उसको बाद में के लिए मत छोड़ो। और जो तुमको थोड़े से डाउटफुल लग रहे हैं, फिर तुमको एक अंदाज होता है कि मैंने शायद कहीं ना कहीं पढ़ा था, या फिर मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था, ये दो ऑप्शन तुमको फील होते हैं। तो अगर तुमको लग रहा है कहीं ना कहीं पढ़ा था तो गिव इट अ ट्राई। और ग्रेट। तुमको फिर भी अगर 2 मिनट हो गया और तुमको नहीं आ रहा तो छोड़ दो उसको फिर। ओके, यही कहूंगा, हाँ, तो ज्यादा आई टाइम थिंक मत दो किसी को। यूजुअली 1.5 2 मिनट से ज्यादा एक में यूज करके फायदा है नहीं, राइट? यू शुड जस्ट हाँ, मूव ऑन इफ उसके बाद भी नहीं हो रहा है। बायो तो लाइक तुमको आधे मिनट में ही एक की स्पीड रखनी पड़ती है। 25 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए तुम लोगों का। फिजिक्स को आई गेस तुम दे सकते हो 1.5 से 2 मिनट के बीच में। केमिस्ट्री? केमिस्ट्री डिपेंड करता है, लाइक हमारा पेपर तो काफी इजी था हमारे टाइम पे, सो केमिस्ट्री को भी बायो के स्पीड से हम सॉल्व कर पाए इस बार। ओके, चलिए ग्रेट। तो ये तो चलिए आपने हमें पूरी ही एग्जाम के बारे में बता दिया, दी एंटायर जर्नी दैट यू हैड, ऑल द एग्जाम सब्जेक्ट प्रिपरेशन, कैसे करना है, एग्जाम डे में क्या करना है। अभी टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट हाउ इज लाइफ एट एम्स, लाइक हाउ आर यू एंजॉयिंग? आई नो दैट आपके जितने भी बैचमेट्स एंड सीनियर्स आए हैं, एवरीवन हैज ओनली गुड स्टोरीज टू शेयर, सो एनी यूनिक स्टोरी आपकी भी हुई है अभी तक कैंपस पे? यूनिक स्टोरी एक्चुअली मैं चाहूंगा पल्स के बारे में बताना। लाइक सबको पता है कि एम्स दिल्ली में पल्स होता है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल फेस्ट है। हम्म। तो हाँ, सो स्टार्टिंग के पीरियड में क्या होता है कि जब हम वहां पे जाते हैं ना, तो हमारा एक इंटरेक्शन पीरियड होता है सीनियर्स के साथ। सो इट्स नॉट प्रैक्टिकली रैगिंग, इट्स जस्ट एन इंटरेक्शन पीरियड टाइप, ठीक है। सो वो टाइम पे फिर हमको ऐसा पता चला था कि कुछ पी वे बोल के होता है। सो पल्स के स्टार्टिंग में डांस का एक परफॉर्मेंस होता है जो कि एम्सोनियंस करते हैं पी वेव का। उसके लिए हम एटलीस्ट 2 महीने प्रैक्टिस करते हैं। सो मेरा इससे पहले का कोई डांस का एक्सपीरियंस नहीं था, बट फिर मुझे एक सीनियर ने सजेस्ट किया कि तू ट्राई कर ले एक बार। तो फिर मैं गया और उन्होंने मेरे को पता नहीं किस तरह सेलेक्ट कर दिया। तो फिर वो टाइम पे मैंने वो टाइम पे था कि हम सीनियर्स के ज्यादा कांटेक्ट में आए, फिर हम एम्स के बारे में जानने लगे कि यार एम्स में ये होता है वो होता है, सीनियर्स से हम स्टोरी सुनने लगे। और फिर वो टाइम पे हम रोज ऐसे 3-4 घंटा प्रैक्टिस करते थे डांस के लिए। सो वो टाइम पे फिर ऐसे मतलब मुझे पता चला कि एम्स में कितना भाईचारा है, सारे सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और कल्चरल चीजें लाइक को करिकुलर एक्टिविटीज में कितना सपोर्ट मिलता है सबका हमें, तो मुझे वो टाइम से पता चला। और हमारा पीवी काफी सही हुआ था, मेरे एक्सपेक्टेशन से तो काफी सही हुआ था। चलिए ग्रेट। और तो फिर आई थिंक दिस इज वन थिंग जो बहुत लोगों ने आके कहा है, दे एंड अप ट्राइंग एटलीस्ट अटेम्प्टिंग थिंग्स दैट दे हैव नेवर डन और दे नेवर थॉट या दे विल श्योर, डू, राइट?
So, और एक एम्स की खासियत ये है कि हमारे यहाँ पे अलग ही मतलब ट्रेडिशंस होते हैं। लाइक हमें हमारे सीनियर्स ने बोला कि हर बैच की ट्रेडिशन होती है कि वो शिमला ट्रिप ऑर्गेनाइज करेगी। हाँ, लाइक हमारी बैच की मर्जी हो या ना हो तुमको जाना पड़ेगा, ऐसे ही बोलते हो। तो इस टाइप से वो खुद प्रमोट करते हैं कि हम अलग अलग चीजों में पार्टिसिपेट करें, लाइक लीडरशिप ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो एम्स का एटमोसफियर काफी अच्छा है एज अ होल पर्सनैलिटी डेवलप करनी हो तो। great. So definitely that is something जो हम सब से ही सुनते आ रहे हैं, and again your हम्म, journey is also really unique and different, and it was great to hear about ये dance वाला episode, because I do know you all take your fests and all very seriously. या So it's really good to see that it's not just academically that they are grooming you, they are also grooming you in every aspects of life, या and also जितना time and dedication आप लोगों ने उन सालों में खुद को कभी कभी isolate करके किया था, that is all reaping rewards right now, and you all are having maybe the best या time of your life right now. तो वही चलिए जो this टर्निंग पॉइंट की बात की थी मैंने, वो अब समझ में आता है। जी so I think you need to thank your dad for that good अच्छी या सीख जो उन्होंने आपको दी थी. तो चलिए before we come to an end to the episode, I will now just request you, if you could give out a message to all our learners जो शायद इस बार के नीट या future years के नीट के लिए या any other competitive exam के लिए तैयारी कर रहे हो, what would be the one message for them? फन मैसेज एक्चुअली मैं ऐसे समराइज नहीं कर पाऊंगा, बट मेरा तो यही मैसेज है कि तुम खुद को मोटिवेट करते रहो पूरा 2 साल तक। काफी लोगों को मैं देखा है कि स्टार्टिंग में एकदम मोटिवेट हो कहते हैं कि भाई मेरे को डॉक्टर बनना है, मैं पढ़ाई करूंगा वगैरह वगैरह, और बीच में कहीं पे अपना ट्रैक खो देते हैं। सो कोई ऐसा पॉइंट, कोई चीज रखो खुद को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि बिना मोटिवेशन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एंड सेकंड थिंग यही है कि अपनी गलतियां ढूंढो और उसको सुधारने की कोशिश करो। और ये बस किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं, ये एज अ होल लाइफ में तुमको ये चीजें काम आएंगी। खुद को मोटिवेशन देना ही होता है हर चीज में, उसके बिना तुम कर नहीं सकते। और अपनी गलतियां खुद ढूंढो, किसी और को बोलना ना पड़े कि भाई तूने यहाँ गलत कर दिया था। ये 2 चीजें बोलना चाहूंगा। I think that's a great message. जैसे कि आपने कहा, always be motivated, self-motivated, always self-analyze yourself and always self-correct yourself, so that सामने वाले से सुनकर आपको बुरा ना लगे. You yourself can judge your mistakes first and correct it if there is any. So, हर किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं होती है, but you are the best judge of your own character and your life. या So if you think that बिल्कुल। that's something wrong, you can spot it directly and you can make the changes required. सो ओम, एक लास्ट पार्ट जो रह जाता है वो हमारा रैपिड फायर राउंड कहलाया जाता है, एंड इट्स अ वेरी सिंपल राउंड विद अ फ्यू क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू, पर उसके आंसर्स आपको मुझे बस एक वर्ड या एक लाइन में देनी है, एंड इट्स जस्ट टू गेट टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट यू. सो यू रेडी फॉर योर क्वेश्चंस? सो योर फर्स्ट क्वेश्चन, ओम, अगर इफ नॉट अ डॉक्टर देन व्हाट? एक्चुअली आई हैड थॉट 10th तक तो मेरा यही डिसीजन था कि मुझे साइंस से ही कोई फील्ड लेनी है, सो आई विल गो फॉर बेसिक साइंसेस, समथिंग लाइक दैट। ओके. इफ यू हैड एन ऑप्शन टू चूज वन सुपर पावर फॉर योरसेल्फ, वो कौन सी होती? नाइस। आई लाइक टू बी इनविजिबल। ओके. एंड काफी चीजें, इनविजिबल होके सबसे पहले आप जाते कहाँ? काफी चीजें करने का मन होता है बट हम नहीं करते, ये सोच के कि यार कोई क्या करेगा। अगर हम इनविजिबल है तो काफी चीजें कर सकते चलिए, आई थिंक अभी बहुत सारे लर्नर्स की ये क्वेश्चन आने वाली है कि वी नो आप कहाँ जाते. पीपल लाइक टू मेक रैंडम गेसेस, हैं। ओके। so we leave it for them to make the guesses. Next, if you would be a color in a pack of crayons, कौन सी कलर होते आप and why? लाइक ब्लू कलर। आई डोंट नो व्हाई बट आई लाइक दैट कलर वेरी मच। Okay. And if suppose you were given an option to get into a time machine and go back in the past and relive any one year of your life, कौन से year में आप जाना चाहते हैं and why? I'd like to go back in my 11th standard year, क्योंकि वो टाइम पे काफी चीजें मैंने एंजॉय की थी। लाइक पहली बार मैंने फ्रेंड्स के साथ इतना एंजॉय करना सीखा, और काफी कॉन्ट्रेक्चुअल काफी चिल था मेरे लिए वो साल। लाइक एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर से भी ज्यादा रिलैक्स में वो टाइम पे था। सो लाइक टू गो बैक देयर। चलिए, great. And if I was to ask you who is your one favorite political or thought leader, तो वो कौन होंगे? Anyone even from the past is fine, historical figure. आई प्रेज छत्रपति शिवाजी महाराज। लाइक सारे मराठों के लिए वो काफी इंस्पिरेशन का सोर्स होते हैं, और मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी है। सो लाइक दे रेज्ड फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, सो दैट स्टोरी काइंड ऑफ इंस्पायर्स मी अ लॉट। ही Great. इज So I माय think
very I think shy. that's a very good choice, and I think it's maybe the first time that I've heard this choice. So great to hear that. It feels nice to see that you're so rooted to your roots. And all that I can now say is, personally, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके. I know there was a lot of Same. comments and requests coming in कि हम आपसे भी बातें करें, and we were definitely looking forward to that. And आज finally, when I got a chance to speak to you, it feels so nice to see all you young medicos doing so well with Yeah, what you're thanks. doing and what you all wanted to always do. So I wish you all the very best, and I hope कि आगे चल के भी we get to hear a lot of good things about you and a lot of successes that you achieve in your future also. How was your experience? Like it was the first time that it was a very interactive video. Like I had made other videos, but जैसे हम यहाँ पे एक टॉपिक पे स्ट्रिक्ट नहीं थे. इट वाज मोर लाइक तुम्हारी पर्सनल लाइफ कैसी थी, और ये चीज जानना जरूरी है लोगों के लिए, क्योंकि बस एकेडमिक एस्पेक्ट नहीं होता लाइफ का, बाकी एस्पेक्ट्स भी होते हैं. और मेरे लिए तो काफी सही एक्सपीरियंस था ये. एंड आई वुड सजेस्ट मेरे भी जूनियर्स को कि तुम CTWT में जरूर जाओ. Chaliye. So that is something which I will hold you on to, because as you know, all of our audience, thank you so much. You have always been such an integral part of everything that we do here on CTWT. Very recently we've crossed our milestone of 250 episodes. Oh, 250 toppers nice. that we've already met, and it was and I think हमारी जो पूरी audience है, they are a very big part in this entire journey, because I think most of the toppers that we actually call are the ones that you guys recommend, and you guys write to us that please inhe bula do, please inhe bula do. So do keep doing that, because we really enjoy reading all your comments and mails that you send to ctwt@unacademy.com. And you can keep pushing all your requests, and we will try to contact all your favorite toppers, try to get them, have a chat, so that y'all can also hear more about their journeys, their life stories, and kahin na kahin aapko bhi wo motivation mil jaye for your own preparation. So we will continue this journey, and we just need you to be with us the entire time, and we will keep growing like this together. So Om, on that note, I will end this episode today. Thank you so Yeah, much once again for coming in, and we will look forward to meeting you here in Bangalore someday, once everything settles down. And I'm I sure would our like to learners do will that get too. to get more to interact with you in that time. So that would be all for today. Until the next episode, take Yeah, care everyone. Stay safe, stay at home, and look after one another. yeah, thanks. Life and freedom.